गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक टॉर्क का स्टडी करेंगे और इस इलेक्ट्रिक टॉर्क का जो कंसेप्ट है बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस टॉपिक से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में बनता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो दोनों तरह के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, या तो बोर्ड का स्टूडेंट हो या कंपटीशन का प्रिपरेशन करता हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और आप अपना कंसंट्रेशन से देखने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हैं वो है इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पूरे सेंटेंस को आप देखेंगे तो तीन वर्ड का एक बहुत सुंदर सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तीन वर्ड का, देखिए तीन वर्ड यहां भी नजर आएगा आपको, 1 2 3। कहिएगा सर ये तीन पेन का एक कॉम्बिनेशन है, एक ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, आप समझ रहे हैं। आज हम लोग तीन वर्ड का एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन बनाए हैं। जरा पढ़ते हैं इसको, आप समझिएगा क्या पढ़ना है। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्क पढ़ना है। किसके ऊपर पढ़ना है? तो जवाब है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर पढ़ना है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां रहेगा? जवाब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। देखिए यहां वर्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे एक डाइपोल का कंसेप्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर नॉन यूनिफॉर्म में भी देखेंगे क्या सिचुएशन डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम टॉर्क वर्ड पे आपको लाना चाहते हैं। एक टॉर्क डेवलप होने के लिए तीन कंडीशन होता है, वो क्या क्या है जरा देखिए। यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स दिखा रहे हैं। एक फोर्स इधर F है और एक यहां पर F है, दो फोर्स है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर है और दो फोर्स दिखा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं किस कंडीशन में टॉर्क डेवलप होता है। 11 क्लास में इसकी चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप जानिए तो इलेक्ट्रिक टॉर्क पढ़ने में मजा आएगा। खाली ध्यान से देखते रहिए, आत्मा ठंडा जाएगा। देखिएगा एक टॉर्क डेवलप होने के लिए कंडीशन है दो इक्वल फोर्स होनी चाहिए, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होना चाहिए, और क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करना नहीं चाहिए। और अगर ये तीनों कंडीशन एक बार सेटिस्फाइड होता है और बॉडी टर्न हो जाता है, बॉडी घूम जाता है, तो फिजिक्स की दुनिया में कहते हैं टॉर्क डेवलप हो गया। हम जो बोले हैं जरा उसको अप्लाई करते हैं। 11 क्लास की बात को पहले रिपीट करता हूं। क्या यहां टॉर्क डेवलप होगा? 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 इन सारा केस में हम चर्चा करते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से। आइए जरा इस पर बात करना चाहता हूं। कितने फोर्स हैं? जवाब है 2। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। कंडीशन 2 सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जा रहा है, इसलिए भाइयों बहनों यहां पर टॉर्क डेवलप नहीं होगा। अब जरा इसमें आइए, कहता है दो फोर्स होना चाहिए, तो दोनों फोर्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इसलिए यहां टॉर्क डेवलप नहीं होगा। अब जरा इधर आइए आप, यहां भी F ले लेता हूं। यहां भी दो फोर्स हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है,
डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन यहां डायरेक्शन सेम है, इसलिए टॉर्क डेवलप नहीं होगा। तो ये 3 केस में आपने क्या देखा, टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा है। जरा लाइन ऑफ एक्शन देखिए, इसका ऐसे है, यहां लाइन ऑफ एक्शन तक बात पहुंच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले ही कंडीशन फेल हो जा रहा है, इसलिए टॉर्क डेवलप नहीं होगा। तो यहां भी डेवलप नहीं हुआ, इस केस में डेवलप नहीं हुआ, इस केस में डेवलप नहीं हुआ। अब इन सबको मिटा देते हैं। अब जरा हम चलते हैं फर्स्ट केस में, टॉर्क डेवलप होगा कि नहीं। कितने फोर्स हैं, जवाब है 2। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रहा है, कहेंगे बिल्कुल नहीं, लाइन ऑफ एक्शन कैनॉट कोइंसाइड। सो टॉर्क इज डेवलप, इसलिए बॉडी रोटेट कर जाएगा, बॉडी घूम जाएगा, बॉडी डांस कर जाएगा। हम कहते हैं डेवलप हो जाएगा क्या, टॉर्क। दीज आर द कंडीशन फॉर डेवलपिंग ऑफ टॉर्क। सपोज करो दोनों बीच का सेपरेशन आर्क है, और जब टॉर्क डेवलप हो जाता है, इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी मेजरमेंट करने का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन, दैट इज आर। इस फॉर्मूला से हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। भाइयों बहनों, अभी मैं जो भी बात कर रहा हूं वो 11 क्लास के लिए है, लेकिन हमें इसे 12 क्लास के टॉपिक में कैसे सेट करेंगे वो आगे देखते रहिएगा आप। फिर से मैं बताना चाहता हूं, टॉर्क डेवलप के लिए कितने कंडीशन, 3 कंडीशन। कितने फोर्स होना चाहिए, 2, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करना नहीं चाहिए। और अगर बॉडी रोटेट कर जाता है, बॉडी डांस कर जाता है, तो कहते हैं डेवलप हो गया टॉर्क। और जब टॉर्क डेवलप हो जाता है तो उस टॉर्क का मेजरमेंट कैसे होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ब्रदर एंड सिस्टर, अब आप पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक टॉर्क। आप इलेक्ट्रिक टॉर्क पढ़ें, मैग्नेटिक टॉर्क पढ़ें, ग्रेविटेशनल टॉर्क पढ़ें, दुनिया का जो भी टॉर्क पढ़ेंगे, इस बेसिक फॉर्मूला से चलना ही पड़ेगा। कैसे, IIT कर लो, BIT कर लो, NIT कर लो, उससे पहले 10+2 करना ही पड़ेगा। ठीक, आप कोई भी टॉर्क पढ़ो, इस फॉर्मूला से चलना ही पड़ेगा। तो चलिए इस बात को अब ध्यान में रखिएगा। हम आज का टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर स्टडी दिस टॉपिक। यहां पर है इलेक्ट्रिक टॉर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए कैसे होता है। चलिए हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर एक डायपोल को रखेंगे, डायपोल को रख रहे हैं, ये माइनस चार्ज है, यहां पर ये प्लस चार्ज है। माइनस क्यों लिख दिए, प्लस क्यों लिख दिए। डायपोल है तो उसके पास डायपोल मोमेंट होगा, वो डायपोल मोमेंट हमारा P है। दोनों बीच में एंगल बन रहा है थीटा। किन दोनों के बीच में, जरा गौर करेंगे, डायपोल मोमेंट और इंटेंसिटी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। कुछ बन रहा होगा, थीटा मान लिए। इस लेंथ की भी जरूरत पड़ेगा, तो इसका लेंथ को आप 12 कह दीजिए। चलिए यहां 12 लिख देता हूं, ये पूरा लेंथ समझिएगा आप। अब हम देखना चाहते हैं टॉर्क डेवलप होगा या नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट, तो इधर दिखा दीजिए, क्योंकि इंटेंसिटी उधर है तो फोर्स इधर लगेगा, QE। दिस इज ए फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। अब जरा यहां पर आ जाइए, प्लस Q पर किधर लगेगा, इंटेंसिटी डायरेक्शन में इधर। बच्चों, बाबू, कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रहा है, कहेंगे नहीं।
टॉर्क डेवलप होने के सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए टॉर्क डेवलप होगा। लेकिन यहां टॉर्क डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इसलिए इस टॉर्क का नेमिंग होगा इलेक्ट्रिक टॉर्क। और अगर कहीं टॉर्क डेवलप होगा मैग्नेटिक फोर्स के कारण, उसका नाम होगा मैग्नेटिक टॉर्क। और जब टॉर्क डेवलप हो जाता है तो टॉर्क का टेंडेंसी क्या होता है? टॉर्क हैव टेंडेंसी टू ब्रिंग द डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, इधर लाना चाहेगा। इसका नाम रख दो ए, यहां पर नाम बी। अब हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, अभी दिखाएं टॉर्क कैसे डेवलप होता है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एल, एन नाम रखिए, अच्छा रहेगा चूंकि यहां 12 बोले हैं, छोटा एल, तो एन नाम रखिए। अब हमें टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन चाहिए, तो उसको निकाल लीजिए। एन ट्राइंगल बी ए एन साइन थीटा इक्वल टू बी एन बाई ए वी। बी एन रहने दीजिए, ए बी का वैल्यू बताओ 12, ये पूरा लेंथ 12 है। 12 इज द लेंथ ऑफ द डायपोल, ये हो जाएगा 12 साइन थीटा, बी एन निकल गया। आप कहेंगे बी एन क्यों निकालेंगे? क्योंकि टॉर्क निकालने जब जाइएगा तो फोर्स और परपेंडिकुलर सेपरेशन की जरूरत है। तो अगर ये फोर्स आप पकड़ रहे हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन, इसीलिए मैंने बी एन निकाला। अब हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। इससे मजाक में पगला टी भी बोलते हैं, देखो टी ऐसे होता है, इसको थोड़ा पागल कर दो, हल्का सा लकवा मार दो, इसको टाउ बोलते हैं। तो फोर्स हमारा क्या है? क्यूई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एन, क्यूई रहने दो, बी एन का वैल्यू बताओ। देखिए यहां पर है, ये हो गया 12 साइन थीटा। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूं, Q इंटू 12 को एक साथ रखिए आप, ब्रैकेट डाल दिए, और यहां पर है E और साइन थीटा। प्यारे बाबू Q इंटू 12 का नाम बताओ, P। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर electric torque on electric dipole in the uniform electric field, but this expression is in scalar form, but we have tendency to bring this expression in a vector form। चलिए इसको हम स्केलर फॉर्म को a मान लेता हूं, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लाना चाहता हूं, इन वेक्टर फॉर्म। टॉर्क इज इन वेक्टर फॉर्म, यहां देखिए टाउ बराबर है P साइन थीटा। हम यहां पे एरो डाल दिए वेक्टर बनाने के लिए, इधर है PE साइन थीटा, और यहां लगा दिए एन कैप। एन कैप इज द जनरल यूनिट वेक्टर। जैसे जनरल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर बन जाता है। अब बच्चों इसके लिए क्या होगा बोलो? अरे बच्चों ऐसा पढ़ा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप पढ़ा है? कहेंगे जी हाँ पढ़े हैं। बताओ वेक्टर ए की जगह पर कौन आ जाएगा? यहां से देख लो, पी बी तो ई समझ रहे हैं आप, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। बड़ी सुंदर सी बात है। कोई बच्चा सोचता होगा आप ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखे हैं, पी क्रॉस ई ही क्यों लिखे हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम पी की डायरेक्शन को फिक्स रख करके, मैं जो वर्ड बोला उसको रिपीट करो समझिएगा, ई की डायरेक्शन, पी नहीं बल्कि ई की डायरेक्शन को फिक्स रख करके हम पी का रोटेशन करा रहे हैं, इसीलिए ई को बाद में लिखना पड़ रहा है। जिसकी डायरेक्शन को फिक्स रखते हैं वो सेकेंड सीट पे, और जिसको आप वेरिएशन कराते हो वो फर्स्ट सीट पे। तो आइए पी क्रॉस ई, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब कहिएगा सर स्केलर फॉर्म क्या देगा टॉर्क का, अब वेक्टर फॉर्म क्या देगा टॉर्क का? दोनों से हमें गहरा कंसेप्ट मिलेगा।
This expression gives the magnitude of electric torque and this expression represent direction of electric torque. कैसे, आइए सीखता हूं. सबसे पहले हम चलना चाहते हैं स्केलर फॉर्म से. इससे मुझे क्या मिलेगा, कब टॉर्क डेवलप होगा, कब नहीं डेवलप होगा, कब डायपोल स्टेबल रहेगा, कब अनस्टेबल रहेगा, ये सारा कंडीशन समझेंगे. इसको हम बोलते हैं स्पेशल केस. मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी के डायरेक्शन में. दिखाता हूं पहले रख के. ये इंटेंसिटी हो गया बच्चों, और यहां पर एक डायपोल रख रहे हैं माइनस और प्लस. तो सब जानते हैं P का डायरेक्शन होता है माइनस से किधर, प्लस की ओर. तो आप ही बताओ इस केस में थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री. कुछ बच्चा सोचते होंगे कैसे, तो यहां देखो बच्चों, ये P है और ये E है. अगर इसको ऐसे घुमा दोगे तो नेचुरली साफ साफ दिखेगा थीटा बिकम 0 डिग्री. तो हम जानना चाहते हैं अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख देंगे तो उस समय इलेक्ट्रिक टॉर्क क्या होगा. मकसद ये है, जानना क्या है, डायपोल को इंटेंसिटी डायरेक्शन रखने के बाद टॉर्क कितना होगा, ये देखना चाहता हूं. इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करो. टॉ बराबर P साइन 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है. लीजिए टॉर्क आपका कितना आया, 0. टॉर्क 0 आया. व्हाट मीन्स दिस, इसका मतलब यह है जब डायपोल को इस कंडीशन में रखेंगे, मतलब इंटेंसिटी डायरेक्शन में रखेंगे, तो पूरी स्टेबल रहेगा. हालांकि स्टेबल और अनस्टेबल के लिए 2 टर्म डिसाइड करता है. एक है डायपोल का एनर्जी और दूसरा है टॉर्क. जब डायपोल की एनर्जी भी 0 हो और टॉर्क भी 0 हो, देन डायपोल इज इन अ स्टेबल पोजीशन. तो कहेंगे सर अभी तो मैंने खाली टॉर्क देखा 0 आया, डायपोल की एनर्जी 0 कहां आया. थोड़ी इंतजार कीजिए, देखिए आगे क्या होता है. वो भी आएगा 0. इस केस में टॉर्क भी 0 होता है, एनर्जी भी 0 होता है, इसलिए हम कहेंगे डायपोल स्टेबल रहेगा. ध्यान रखना, when dipole is in direction of intensity then dipole is in 100% stable equilibrium, पूर्ण संतुलन में रहता है. चलिए सेकेंड केस देखता हूं. अब हम मान के चलते हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को उसी फील्ड में रखते हैं लेकिन उसके परपेंडिकुलर. देखिए फिगर ऐसा, पहले फिगर बनाता हूं. ये इंटेंसिटी रहा और यहां पे डायपोल, ये प्लस है और ये माइनस है. लीजिए P एंगल कितना बन रहा है, 90. मतलब डायपोल को हम रख रहे हैं इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर, आनी इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल है, डायपोल रख रहे वर्टिकल. क्या होगा एनालिसिस करना चाहता हूं. बताओ बच्चों, इस बार थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री. हम टॉर्क निकालना चाहते हैं, P साइन 90. देखिए फॉर्मूला सामने में है. साइन 90 का वैल्यू बोलो. आप कहेंगे 1, हम कहेंगे 1 तो होता ही है, लेकिन तनी मैथ से बात कीजिए. साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. कितना डिग्री ले लो, साइन में 1 से ज्यादा कभी वैल्यू नहीं आता है, इसलिए हो जाएगा PE. और इस टॉर्क का नाम है मैक्सिमम, मतलब इस केस में टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा. इसे हम लोग टॉ मैक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल में हेल्प होगा. तो टॉ मैक्स इक्वल टू P. दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक टॉर्क इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपने क्या देखा, इस केस में क्या करेगा, डायपोल को पूरा स्ट्रांगली रोटेट करेगा. अगर ये डायपोल मान लो तो इसको पूरा कस के घुमाएगा, लाना किधर चाहेगा, इंटेंसिटी के डायरेक्शन में. टॉर्क हैव टेंडेंसी टू ब्रिंग द डायपोल इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, इसलिए टॉर्क मैक्सिमम होगा. नंबर 3, अब हम एक एंगल लेते हैं 180 डिग्री का, मतलब डायपोल मोमेंट और इंटेंसिटी को अपोजिट हम रखना चाहते हैं. देखते हैं क्या होता है. चलिए जी, इधर इंटेंसिटी है और डायपोल को देखिए अपोजिट रखने वाले हैं. ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया. सबको पता है डायपोल मोमेंट होता है माइनस से किधर, प्लस. तो यहां जरा देखिएगा, इस लाइन को, इस डायपोल को अगर इधर करेंगे तो बताओ बच्चों एंगल कितना बनेगा, कहेंगे 180. तो टॉर्क क्या होगा,
टॉ बराबर P sin 180 और यहां टॉर्क का वैल्यू 0। तो वो बच्चे जो पूरी कंसंट्रेशन से देख रहे होंगे, आप ये जरूर सोच रहे होंगे इन दिस केस डायपोल इज ऑल्सो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बट नॉट। आप जो सोच रहे नहीं, कहिए क्यों नहीं? यहां टॉर्क 0 हुआ और आपने कहा डायपोल स्टेबल रहेगा, और यहां टॉर्क 0 हुआ और आप कह रहे हैं स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। अरे रहेगा, पहले लिखने दो ना। कहिए क्यों? इसका जवाब मैं दिया था इनडायरेक्ट वे में। स्टेबल और अनस्टेबल होने के लिए दो टर्म होनी चाहिए, टॉर्क भी 0 और डायपोल की एनर्जी भी 0। तो इस केस में टॉर्क 0 होता है लेकिन डायपोल की एनर्जी 0 नहीं होता है। आप कहिए कैसे? थोड़ी इंतजार कीजिए, इसी लेक्चर में वो टॉपिक आएगा। यहां पर डायपोल का जो एनर्जी होगा वो 0 नहीं होता है, और यहां पर डायपोल का एनर्जी भी 0 होता है, वो दिखाएंगे आगे हम। इसीलिए डायपोल होता है स्टेबल यहां, और यहां क्या होता है? अनस्टेबल। ये समझने वाली बात है, ये कंसेप्ट आपको डेवलप करना चाहिए। जब कंसेप्ट आप डेवलप करेंगे, कंसेप्ट आप सेट करेंगे, तभी आप टॉपिक का मास्टर बनेंगे, तभी टॉपिक का माइंड मास्टर बनेंगे। चलो एक बात कहना चाहता हूं, अभी जो हम एनालिसिस किए हैं वो स्केलर फॉर्म से किए हैं, 3 केस में आपके सामने लाए हैं। कोई बच्चा सोचता होगा सर 60 डिग्री क्यों नहीं लिए, 30 क्यों नहीं लिए? वो सब भी रख करके आप देख सकते हैं, लेकिन 3 स्पेसिफिक केस है। इस तीनों पर बात करने से आपकी पूरी कंसेप्ट बन जाता है। स्वाभाविक है, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बढ़ा लेंगे, 90 से छोटा लेंगे, तो टॉर्क का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होने वाला है। अब हम आपको लेकर चलना चाहते हैं टॉर्क का इन वेक्टर फॉर्म। देखते रहिए कैसे आगे बढ़ते हैं। टॉर्क का इन वेक्टर फॉर्म, यही इस टॉपिक का क्रीम पॉइंट है जो कंपटीशन को रेफर करता है। यहां सबसे बड़ी बात है, हाउ कैन नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क। तो आप देखते रहिए, हम इसको रफ करते हैं और अब डायरेक्शन पर लेके आपको चलते हैं, कैसे डायरेक्शन दिखाया जाता है टॉर्क का। आप बने हुए रहिए, पढ़ते भी रहिए। भाइयों बहनों, ये टाइम जो लूज करेगा वो अपनी कैरियर में पछतावा के अलावा कुछ और ना सोचेगा। दिस इज अ टाइम टू क्रिएट, टू मेक माइलस्टोन। ये मील की पत्थर साबित करने का टाइम है। आप देखिए, मैं भी तो इस टाइम में जी रहा हूं, लेकिन कैसे लगातार आपको वीडियो भेज रहा हूं, लगातार लाइव क्लास चल रहा है, इसलिए आप भी लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए। चलिए जरा हम इधर दिखाना चाहता हूं। हाँ, टॉपिक क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कैसे इसका डायरेक्शन जानेंगे। आप ध्यान लगाइएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉ। हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन कैसे जानेगा? टॉ मीन्स टॉर्क। तो पहले जो फिजिक्स का आता है एक वर्ड सुनिए, फिर केडी क्या कहता है वो भी सुनिएगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज नोन बाई, ये फिजिक्स बोल रहा है, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड कॉर्क रूल, राइट हैंड पाम रूल। ये फिजिक्स कहता है। इसको आपके भाई कैसे एक्सप्लेन करता वो समझिएगा। ये सीधा सीधी बात हुआ कि टॉर्क का डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा जानेंगे, राइट हैंड कॉर्क रूल के द्वारा जानेंगे। इसको राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। पाम इसको समझिए, दिस इज कॉल्ड पाम। ये पूरा पाम कहलाता है, हथेली। अगर किसी का इतना कट जाए, हालांकि गौर ना करे कटे, तो बोलेगा डॉक्टर इस पर्सन का पाम कट गया। हालांकि कुछ बच्चे जिनको इंग्लिश कमजोर है वो समझेगा ना पाँव कट गया। ध्यान रखना, मैं पाम बोल रहा हूँ, पाम मीन्स हथेली। चलिए इस टॉपिक पर आता हूँ। हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो रूल यही है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज नोन बाई राइट हैंड पाम रूल। लेकिन कैसे, वो जरा समझिएगा। इसको डायपोल मान लो और बताओ कितने तरीका से घुमा सकते हो आप? बोलो बच्चों, बोलो कितने तरीके से घुमा सकते हो? आप कहेंगे सर आप तो वीडियो में बात कर रहे हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ? 2 तरीका से, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2 ही तरीका का डांस होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो डायपोल का रोटेशन भी 2 तरीका से हो सकता है, एक क्लॉकवाइज हो सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है।
तो ये जानना होगा कि जो डाइपोल, पूरी कंसंट्रेशन बनाओ यहां पर, जब डाइपोल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होगा, किधर होगा। और जो डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, कैसे जानेंगे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखते रहिएगा। जैसे मान लो यहां डाइपोल है, ये माइनस है प्लस, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मेरे सामने घड़ी है, मैं तो देख के बता सकता हूँ कौन स्टाइल है, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। मैं कहता हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और है भी। यहाँ पर दिखाता हूँ, ये माइनस है और ये प्लस है। अगर ऐसे घूमेगा इस तरह से, ये कौन स्टाइल है, तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर, क्लॉकवाइज होगा तो किधर। तो जरा मैं घुमा डायरेक्शन हूं, देखिए इस पाम को घुमाएंगे, रूल कहता है पाम को घुमाइए, गौर से सुनना बाबू, पाम को घुमाइए डाइपोल के डायरेक्शन में तो थंब बता देगा टॉर्क का डायरेक्शन। When palm of right hand is rotating in direction of dipole, then thumb indicates direction of torque। मैंने क्या कहा, जो डाइपोल को घुमाओगे पाम के डायरेक्शन में तो थंब बता देगा टॉर्क का डायरेक्शन। देखिए कैसे घुमा रहा हूं, याद देखिए, इसको घुमा रहे हैं, इसको देखिए, और फिर देखिए किधर जा रहा है, बताओ अंगूठा किधर गया, ऊपर। तो when dipole is rotating in anti-clockwise direction, then direction of torque is upward, upward। इस केस में डायरेक्शन क्या होगा, अपवार्ड। किसका, टॉर्क का। मैं इसको दो तीन तरीका समझाऊंगा, आप अलर्ट रहेंगे। अब देखिए इसको आप घुमा रहे हैं, सब लोग ध्यान लगाएंगे कैसे घुमा रहे हैं। ये लाइन देखो घुमा, इसको घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, इसको देखिएगा, फिर से देखो, देख पा रहे हैं। इसको जब ऐसे घुमा रहेगा तो अंगूठा मेरा किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो यहां होगा टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड। अपवर्ड का नाम होता है पॉजिटिव डायरेक्शन और डाउनवर्ड का नाम होता है नेगेटिव डायरेक्शन। हम इसको फिजिक्स की दुनिया में भी और आगे ले जाएंगे, आप अलर्ट रहिएगा। हम एक कॉर के द्वारा आपको बताने की कोशिश करता हूं। कहां पर चला गया इंक वाला जी, इंक वाला मैं खोज रहा हूं, मिल ही जाएगा, इंक वाला मिल गया है, देखते रहिएगा आप। इसको कॉर्क रूल क्यों बोला गया है, इस पॉइंट को भी आपको डील करना चाहता हूं। स्क्रू रूल, कॉर्क रूल, पाम रूल। पहले मैं बताना चाहता हूं स्क्रू रूल, आप अलर्ट रहिएगा। मैं क्या क्या बोला जरा गौर करना, बहुत बेहतरीन टॉपिक। हम क्या बोले, जो डायपोल को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का डायरेक्शन अपवर्ड, जो डायपोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड। इस ढक्कन को देखना बाबू, देखो यहां पर है, हम इसको घुमा रहे हैं, गौर करेंगे, देखते रहिएगा आप। देखिए इसको घुमा रहे हैं, बताओ ये टाइट हो रहा है या लूज हो रहा है, जरूर देख पाएंगे। फिर से दिखाता हूं, फिर से दिखाता हूं, फिर से दिखाता हूं, देखिए देखिए घुमा रहे हैं आप, बोलो ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, ये ढक्कन टाइट हो रहा है ना, बिल्कुल टाइट हो रहा मतलब डाउनवर्ड जा रहा है। और अब देखिए इसको ऐसे घुमा रहे हैं, देखिए ऐसे अंगूठा से घुमा रहे हैं, बोलो किधर जा रहा है, ऊपर। ढक्कन खुल रहा है कि नहीं, खुल रहा है, नहीं किधर मूवमेंट हो रहा है, ऊपर। इसलिए प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, ध्यान रखना, जब डायपोल घूमेगा क्लॉकवाइज टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड, डायपोल घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का डायरेक्शन अपवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेम एज नेगेटिव डायरेक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज नेम एज पॉजिटिव डायरेक्शन। आप बनल रहिए। अभी बोर्ड की बात हो रही है, कंपटीशन में और घुसेंगे। अभी एक तीसरा देखिए, बड़ा सुंदर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। कहता है टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई में which pair is always perpendicular and which may be at any angle। सेंटेंस समझिए, इसमें कौन कौन से पेयर, कौन कौन से जोड़ा परपेंडिकुलर होगा और कौन कौन से पेयर किसी भी एंगल पर हो सकता है। तो बच्चों इसको जरा इस कोऑर्डिनेट से समझिए आप, इसको थोड़ा और रफ करता हूं, ये तो समझ ही गए आप। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसका नाम एक्स वाई प्लेन, जैसा कि आप जानते भी हैं, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन।
इस प्लेन के परपेंडिकुलर z, इस प्लेन के परपेंडिकुलर x, इस प्लेन के परपेंडिकुलर y। सपोज करो इंटेंसिटी हम ले लिए अलोंग x एक्सिस और एक डायपोल को सेट कर दिए अलोंग दिस एक्सिस। यहां पे माइनस है और यहां पर प्लस है। चलिए, तो डायपोल मोमेंट हो गया नेगेटिव से किधर, पॉजिटिव। अब आपसे कहता है बताओ टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं और फिर से सुनिए, टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन विच कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज डायपोल मोमेंट। मैं क्या बोला जरा स्लो सुन लीजिए। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to that plane which contain intensity and dipole moment। तो टॉर्क का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो बताओ एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ तो डायरेक्शन किधर जाएगा, जेड एक्सिस की ओर। लेकिन प्यारे बच्चों जेड एक्सिस दो होते हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ये कैसे कह सकते हो कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर गया, ये कैसे कह सकते हो नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर गया। ये डिपेंड करेगा डायपोल के मूवमेंट पर, डायपोल के रोटेशन पर। अगर मान लो डायपोल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर डायपोल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और अगर डायपोल घूमेगा क्लॉकवाइज, डायपोल घूमेगा क्लॉकवाइज तो टॉर्क का डायरेक्शन होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ क्या, जेड एक्सिस, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है। फिर जरा इसमें लाता हूं, आप समझने का कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है बार बार। चलो जी, हम इंटेंसिटी सेट कर दिया अलोंग जेड एक्सिस और एक डायपोल सेट कर, चलो डायपोल इस बार ऐसे सेट कर देता हूं, यहां पर माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू। डायपोल ऐसे है, आने आप समझ सकते, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, इंटेंसिटी भी और डायपोल मोमेंट को परपेंडिकुलर हम ले लिए। परपेंडिकुलर ही हो सकता और नहीं भी हो सकता, तो ले लिए हमने। अब कहता है टॉर्क का डायरेक्शन दिखाओ। चलो डायपोल ऐसे घूम रहा है, बताओ ये कौन स्टाइल है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो आप जान रहे हैं अगर डायपोल है वाई एक्सिस में, इंटेंसिटी जेड एक्सिस में, तो टॉर्क जाएगा एक्स एक्सिस में। बस वो डिपेंड करेगा डायपोल कैसे घूम रहा है। तो डायपोल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क का डायरेक्शन होगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, मतलब इधर, इधर होगा। और जरा देखिए, अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, आई दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो कौन एक्सिस की ओर जाएगा, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये सब रिसर्च का पॉइंट है, इसे आपको समझना पड़ेगा। जब रिसर्च करेंगे तो आप अच्छे क्वेश्चन को डील करेंगे। हाँ जी, तो हम कह रहे थे इसमें कौन कौन से पेयर परपेंडिकुलर होगा और कौन कौन से पेयर किसी भी एंगल पर होगा। तो देखिए, टाउ ऑलवेज परपेंडिकुलर पी, ऑलवेज, इन दोनों बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। टाउ ऑलवेज परपेंडिकुलर ई, इन दोनों बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। लेकिन P और E, P एंड E की फ्रेज से लिख देते हैं, आपकी जगह दिखाई नहीं पड़ रहा है। P एंड E मे बी एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पर हो सकता है, 90 पे भी हो सकता है, 90 से कम पे भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान लगाना। अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन डील करता हूं डायरेक्शन से रिलेटेड, समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, आप जरा इसको पहले समझ लीजिए। तो 11 क्लास के बाद को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इधर होता आई कैप जी, इधर जे कैप, इधर के कैप। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम इसको रफ कर दे रहे हैं, अब बहुत देर से लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन मैं सेट करता हूं, आप समझिए इसको। कहता है ई का वैल्यू है 4i कैप और P का वैल्यू है 8j कैप। इसको न्यूटन पर कूलम ले लीजिए, इसको कूलम मीटर ले लीजिए। अब कहता है टाउ का वैल्यू बताइए विथ डायरेक्शन। यहाँ वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ 11 का बात ध्यान रखना, हम टाउ निकालने जाते हैं। बोलो क्या लिखेंगे, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E,
नॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। बताओ पी का वैल्यू 8j क्रॉस ई का वैल्यू बताओ 4i। तने इधर आ जाइए बच्चों, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, ऐसे आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। देखो कैसे, आई कैप क्रॉस जे कैप, आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इक्वल टू के कैप। अगर आप ऐसे लेंगे और जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या, आई कैप। फिर अगर लेंगे के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या, जे कैप। लेकिन बच्चों जरा ऐसे चलेंगे, ये कौन स्टाइल है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप चलेंगे क्लॉकवाइज, जैसे आई कैप क्रॉस के कैप, बताओ आई कैप क्रॉस के कैप, क्लॉकवाइज इज ए नेगेटिव डायरेक्शन, बोलो माइनस जे कैप। आप चलेंगे के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, इसी प्रकार होता है। तो यहां देखिएगा A32 हो जाएगा, लेकिन आप बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप, यहां देखो जे कैप क्रॉस आई कैप, आप कैसे चल रहे हैं गौर करेंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप दैट इज क्लॉकवाइज। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। प्यारे बच्चों भाइयों बहनों, इतना न्यूटन मीटर आंसर तो हो ही गया, लेकिन मैं आंसर से इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसकी डायरेक्शन से इंटरेस्टेड हूं। क्या होगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ क्या, जेड एक्सिस। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में और कंपटीशन में आता है, नीट में हो चाहे आईआईटी की बात कर लो, मेंस की बात करो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आपको आगे बताया जाएगा। अब हम चलते हैं जरा अगला टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे आपको। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक अब है सेकेंड सेगमेंट में, वो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहले उसको अच्छा से पढ़ो और समझो क्या कहना चाहेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसका बाबू, इलेक्ट्रिक डायपोल का। कहां बाबू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बार बार हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म में भी चलेंगे। पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसका, डायपोल का। कहां पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बनाता हूं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन क्या बता रहा है बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है कि नहीं, बता रहा है ना। एक डायपोल रख देते हैं, रख दिया डायपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू, एंगल कितना है, थीटा। डायपोल मोमेंट बताओ P। बोलो क्या हो रहा है बताओ, यहां पर क्या हो रहा है बताओ, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, या डेवलप हो रहा है टॉर्क। A torque have tendency, देखो कैसे, torque have tendency to bring the dipole in direction of intensity। टॉर्क का क्या टेंडेंसी होता है, टॉर्क क्या चाहता है, डायपोल को, जैसे ही डायपोल है ना, डायपोल को लाना चाहता है इंटेंसिटी डायरेक्शन में। टीचर का क्या टेंडेंसी होता है, बच्चों को बेहतर एक्सप्लेनेशन से सिखाना। टॉर्क हैव टेंडेंसी टू ब्रिंग द डायपोल इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, टीचर हैड टेंडेंसी टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन वेल नोन स्टाइल। चलो ठीक है, यहां टॉर्क डेवलप हो रहा होगा, ये जानते हैं। अच्छा ये बताओ, ये डायपोल इधर अगर आ रहा है तो उसमें मेरा कोई योगदान है ना बाबा ना, घमौरिया डर्मिकुल, मेरा योगदान नहीं है। ये टॉर्क चाहता है डायपोल को लाना किधर, इंटेंसिटी के डायरेक्शन में। अगर हम इसको इधर लाना चाहें, देखो बच्चों, अगर हम इसको इधर लाना चाहें तो बोलो महाभारत होगा या नहीं, महाभारत होगा या नहीं। अगर टॉर्क की बात करें तो इधर लाना चाहता है, उसकी चाहत है इंटेंसिटी डायरेक्शन में लाना। अगर हम इसको इधर लाना चाहें तो महाभारत होगा कि नहीं, किससे,
आपसे ना भाई, टॉर्क से। वो लाना चाहता है इंटेंसिटी डायरेक्शन में, हम ले आना चाहते हैं अगेंस्ट में। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो टॉर्क के बराबर या उससे ज्यादा या उससे कम। अगर उससे हम कम लगाएंगे तो हार जाएंगे, बराबर लगाएंगे तो ड्रॉ हो जाएगा, और ज्यादा लगाएंगे तो नचा देंगे, घुमा देंगे, डांस करा देंगे। चलो इसको नचा के यहां पे ले आया, प्लस क्यू है, अंदर भी लिख दिया बाहर भी लिख दिया। कितना एंगल नचाया जी? पहले थोड़ा सा एंगल नचाया, डी थीटा। तो हमें वर्क करना पड़ा होगा या नहीं? पड़ा होगा। हल्का सा वर्क करना होगा, जरा उसको निकाल लेता हूं। तो वर्क का फॉर्मूला सब जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां हो रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम लेंगे एंगुलर फोर्स, और एंगुलर फोर्स इज नेम एज टॉर्क। यानी टॉ के बराबर कम से कम हमें लगाना पड़ेगा, और रोटेशन कितना हुआ? डी थीटा। ये हमें वर्क करना पड़ा है डायपोल को रोटेशन में। चलिए टॉ का वैल्यू बताओ, पी साइन थीटा डी थीटा। ये टॉ का वैल्यू हो गया। लेकिन मान लो कभी ऐसा रहेगा डायपोल 30 डिग्री पर है, 45 पे नचाना है, 90 पर है, 120 पे नचाना है, वगैरह वगैरह कुछ बोलते रहेगा। तो पहले हम मान के चलते थीटा 1 पे है, थीटा 2 पे नचाना। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। हम डायपोल को रोटेट कर रहे हैं थीटा 1 से कहां तक? थीटा 2 तक। तो बोलिए बच्चों क्या करना होगा? तो कहेंगे सर लगा दीजिए इंटीग्रेशन। टोटल वर्क के लिए हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक नचाया? थीटा 1 से थीटा 2 तक। कभी 30 से 60, 60 से 70, 80 से 90, एनीथिंग्स। लिमिट लगा दिया थीटा 1 से थीटा 2 तक। देखिए कैसे डेरिवेशन होता है, आप गौर करेंगे। बताओ इसका इंटीग्रेशन आता है कि नहीं? साप लिया डैश वाला कहानी है कि नहीं? साप लिया डैश, डी से डैश होता ना, साप लिया डैश, क्या बच्चा? डब्ल्यू। सिंपल वे में इधर पी बाहर क्यों आएगा? इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट है, ऐसे भी कांस्टेंट है। डायपोल आपका फिक्स है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। बताओ इसका इंटीग्रेशन। अभी अगर मैथ में इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, अभी तो सब कंटिन्यूटी पढ़ा रहा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा है सारे मैथमेटिशियन लोग, तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे। तो जूनियर क्लास में 11 में बताए थे साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। देखते रहना बाबू। ये माइनस को बाहर कर दो, कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। बताओ बच्चों पहले कौन लिमिट आता है? आप कहेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन है? थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो हो गया माइनस पी। चलिए ये तो आ ही गया। अगर इस माइनस को हटाना चाहें तो क्या करेंगे? रिवर्स कर दो। कोई बच्चा सोचता होगा माइनस कहाँ गया? तो देख लो यहाँ रिवर्स हो गया। कॉस थीटा 1 बाद में था, पहले आ गया। यानी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक रोटेशन कराना, तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। अब यहीं से कुछ खेला होना है, इस पर यहीं से कुछ एनालिसिस होना है। हम मान के चलते हैं कि थीटा 1 हमारा 0 डिग्री है, यानी डायपोल ऐसे है। इसको हम रोटेशन करा रहे 30 तक, इसको रोटेशन करा रहे 60 तक। तो मान के चलते थीटा 1 0 है एंड थीटा 2 का वैल्यू कुछ थीटा ले लेता हूं। एक बात यहां समझ लीजिए, कई एक राइटर यहां पे ऐसा भी एनालिसिस कर सकते हैं और करते भी हैं। थीटा 1 ले लिया 90 डिग्री और थीटा 2 कुछ और ले लिया, तो हमारे रिजल्ट से उसका रिजल्ट कुछ डिफरेंस होगा। क्या होगा बताएंगे आपको। तो यहां हो जाएगा पीई cos 0 माइनस cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल।
इसको आप ये कहोगे, कहिएगा सर अगर θ1 हम 90 ले लेंगे और θ2 अगर हम थीटा लेंगे तो क्या होगा। हल्का सा रफ कर देते हैं, दिखा देते हैं, ताकि अगर बुक की स्टडी करेंगे कभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहाँ रफ करता हूँ, फिर इसको मिटा देंगे हम। θ1 कितना लेना चाहते हो 90, θ2 कितना लेना चाहते हो थीटा। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, या यहीं से आ जाओ ना, यहीं से आ जाओ। चलो PE, ए भाई जगह फिर कम हो रहा है, पहले जगह बनाने दो हमको, जगह बना रहे हैं। चलो W बराबर PE, यहाँ पर आ जाओ cos 90 और माइनस cos थीटा। बताओ cos 90 वैल्यू क्या होगा 0 माइनस cos थीटा। अब बताओ बच्चों यहाँ पर P है PE, बोलो ये माइनस आगे आ जाएगा या नहीं, ये हो जाएगा माइनस P cos थीटा। तो ऐसा कहीं देखना तो कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं। हालांकि इसकी यूज बहुत कम ही होता है, नहीं के बराबर, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। आप पूरी तरह से फोकस यहां पे करें। अब हम इसको स्पेशल केस करना चाहता हूं। एक बार डायपोल को रखेंगे इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, देखना चाहते हैं क्या एनर्जी मिलता है डायपोल का। फिर रखते हैं 90 डिग्री पर, देखना चाहते हैं क्या एनर्जी मिलेगा। फिर रखते हैं 180 पर, देखना चाहते हैं क्या एनर्जी मिलेगा। और उस बात को सेटिस्फाइड करेंगे कि किस केस में बैलेंस होता है और अनबैलेंस होता है। देखिए इधर आप, चलो जी थीटा ले लेता हूं 0 डिग्री। थीटा 0 लेने का क्या मतलब हुआ, डायपोल है इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, दिखा रहा हूं। इसको डायपोल यहां बना देता हूं, माइनस और प्लस। देखना बच्चों इस केस में टॉर्क 0 आया था, सेम लेक्चर में है, ध्यान लगाना। यहां पर एनर्जी निकाल रहा हूं, इस फॉर्मूला से बार बार यूज करो। 1 माइनस cos 0, cos 0 वैल्यू क्या होता है 1। बचपन की कहानी है, 1 माइनस 1। इधर पूरा रफ कर दे रहे अब। चलो बच्चों एनर्जी कितना आया 0। इस केस में टॉर्क कितना आया था 0, लिख रहा हूं। इसीलिए डायपोल इन दिस कंडीशन इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, पूर्ण संतुलन में होता है, क्योंकि टॉर्क भी 0, एनर्जी भी 0। अब और 2 केस देख लीजिए, पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं थीटा ले लेता हूं 90, इसका मतलब क्या है, डायपोल है इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर। फिगर देखो, चलो ऐसे इंटेंसिटी, ये डायपोल मोमेंट, इस केस में क्या आने वाला है PE 1 माइनस cos 90। बच्चों cos 90 के वैल्यू बताओ 0, कितना आएगा PE। ये मैक्सिमम एनर्जी है क्या, अभी मैं नहीं कह सकता हूं। ये मैक्सिमम एनर्जी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क के बराबर है, दैट इज इक्वल टू टॉ मैक्स। एक केस और देख लो। चलो थीटा हम ले लेते हैं 180। अब देखते हैं क्या बनता है, कैसे 180 होगा, ध्यान लगाना। इधर इंटेंसिटी डायपोल देखना बच्चों, प्लस, और यहां क्या माइनस, ये जाएगा माइनस से किधर, प्लस की ओर। आइए यहां पर PE रख दो 1 माइनस cos 180, cos 180 का वैल्यू बताओ। आप कहेंगे -1, तो ये हो जाएगा +1, और आपकी एनर्जी आ गया 2P। बच्चों भाइयों बहनों, इस केस में टॉर्क कितना आया था 0, एनर्जी कितना आया 2P, ये मैक्सिमम है। इसीलिए इस केस में डायपोल स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, क्योंकि टॉर्क तो 0 होता है लेकिन एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए छटपटाहट रहता है। दैट्स व्हाई डायपोल होता है अनस्टेबल। अब कुछ बातें और जरा देख लीजिए, ये दोनों टॉपिक को आप बनाएंगे। जैसे मान लो इधर इंटेंसिटी है, हमने डायपोल को ऐसे रख दिया। पहले इस कलम को डायपोल समझना, बार बार बनाना उचित नहीं है। ऐसे रखा,
टॉर्क कितना आया 0, एनर्जी कितना आया 0। ऐसे रखा टॉर्क कितना आया PE, एनर्जी कितना आया PE। ऐसे रखा टॉर्क कितना आया 0, एनर्जी क्या आया 2PE मैक्सिमम, इसीलिए अनस्टेबल है। अब अगर ऐसे रखेंगे तो कितना होगा PE होगा, क्योंकि cos 90 के वैल्यू और cos 270 के वैल्यू सेम होगा। ऐसे रखेंगे फिर कितना बनेगा 0। तो लीजिए आज आपको हम 2 टॉपिक का डिस्कशन किए हैं, एक इलेक्ट्रिक टॉर्क और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं समझता हूँ दोनों टॉपिक को आप वेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको ऐसा करेंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि बहुत एनर्जी के साथ और बहुत जिज्ञासा के साथ आप लोगों का मैं सेवा कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है हम अपना काम को शुरू कर दिए। लॉकडाउन हुआ, हमारा लॉक ओपन हो गया और हम चल रहे हैं, तो आप भी करते रहेंगे। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जो बच्चे इस टाइम को यूज नहीं करेगा करियर में पछताएगा, और जो बच्चे इस टाइम को यूज करेगा वो माइलस्टोन सेटअप कर देगा। इसलिए भाइयों बहनों पूरी एनर्जी के साथ कंटिन्यू स्टडी करें, और जैसे लाइव क्लास चलता है उस लाइव क्लास में ज्वाइन करते रहें। तो हम आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपको ये कहते हुए कि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, लेकिन सबसे बड़ी बात है पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।